बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ट्रेंड की मदद से स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है और बेसिक टाइप की जो करेक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। मान लीजिए कि एक क्लास है, उस क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको ये कहा जाए कि आपको किसी एक टॉपर के ऊपर एक दांव लगाना है, यानी कि जो भी क्लास में टॉप करेगा उसके ऊपर दांव लगाना है, तो उस केस में आप कौन से स्टूडेंट को चुनेंगे। तो सबसे पहले आप इंक्वायरी करेंगे और स्टूडेंट नंबर 1 से ये पूछेंगे कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो इस स्टूडेंट से इंक्वायरी करने के बाद हमें ये जानकारी मिली कि पिछले कुछ सालों से तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर एकदम रिसेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया और मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट से जब हमने पूछा सेम क्वेश्चन, तो हमें ये रिप्लाई मिला कि ये जो स्टूडेंट है ये बिल्कुल अपनी शुरुआत से लेकर के अभी तक, जब से इसने अपनी स्टडी शुरू करी है तब से ये लगातार टॉप कर रहा है। तो यदि आपको दांव लगाना होगा इन दो स्टूडेंट्स में से, तो आप किस पे दांव लगाएंगे, किसके टॉप मारने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो आपका जवाब नंबर 2 ही होगा, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हमेशा टॉप करता आया है। स्टूडेंट नंबर 3 से जब पूछा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, तो उसने ये कहा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, मैं जब भी एग्जाम आता है तो नकल करके पास होता हूँ। तो ये नकल करके तो अच्छे नंबर ले आता है, पर जब भी एडवर्स कंडीशन आती है, यानी कि जब भी बुरा माहौल होगा, जैसे कि एग्जाम बहुत टफ आ जाएगा या नकल करने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो उस केस में ये जो नकल करने वाला जो आदमी होगा वो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। तो जो सबसे रिलायबल आदमी होगा वो वही होगा, वो वाला स्टूडेंट जो अपनी मेहनत से हमेशा टॉप करता आया है। सेम इसी तरह से किसी भी स्टॉक के चुनाव से पहले हमें उसको पूरा जांच परखना होता है। तो कैसे जांच परखा जाता है? सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट जो टाइम फ्रेम होता है, जैसे मान लीजिए मंथली का टाइम फ्रेम है, जिसमें एक कैंडल जो है वो एक मंथ के फ्लक्चुएशन को शो करती है, वो वाला चार्ट प्लॉट करेंगे और कम से कम पिछले 20 साल का जो भी डेटा होगा उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उसके आधार पे हम ये स्टॉक से बता सकते हैं कि ये वाला स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एशियन पेंट्स जो स्टॉक है उसका एक मंथ का चार्ट लगा के रखा है, यानी एक जो कैंडल है वो एक मंथ के फ्लक्चुएशन को शो कर रही है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ये सबसे बड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम होता है जिससे हम पूरे ट्रेंड की जानकारी ले सकते हैं। और हमने ट्रेंड के बारे में भी जाना था, यदि कोई स्टॉक किसी एक डायरेक्शन में जा रहा हो लगातार तो उसको एक ट्रेंड बोला जाता है। सन 2000 से लेकर के अब तक का डेटा अगर हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि स्टॉक एकदम सीधा सीधा ऊपर की तरफ गया है। सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट जाए, बिल्कुल स्ट्रेट वाली जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ फिक्स इनकम में ही होती है, यानी कि एफडी जैसी चीज़ों में मार्केट में हमेशा फ्लक्चुएशन बना रहता है और रिस्क हमेशा बनी रहती है। पर एटलीस्ट हम ट्रेंड से ये एक ब्रॉडर आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस फाइनली ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो ये वाला जो स्टॉक है ये बिल्कुल उसी ब्राइट स्टूडेंट की तरह है जिसने स्टार्टिंग से हमेशा टॉप ही किया है। सन 2008 में मार्केट में एक बड़ी क्रैश आई थी, इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में हुआ था। तो यानी कि ये वो वाला फेज था जिस समय वर्ल्ड में सारी मार्केटें और सारे स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे गिरे थे। इस तरह के फेजेस में, यानी कि जब भी एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है, या ये कह सकते हैं यदि टॉपर स्टूडेंट भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो मान लीजिए कि जिसको कम आता होगा वो तो फिर पास हो ही नहीं सकता है। तो आप किसी भी चार्ट में यदि जाके देखेंगे तो आपको 2008 के आसपास एक बहुत बड़ी डिप दिखाई देगी। ये डिप कितने रुपए की थी? ये लगभग 130 रुपये का प्राइस था, आप जैसा कि देख रहे हैं, और ये जो डिप नीचे तक आई है वो लगभग 60 रुपये के आसपास आई है। यानी कि टॉप से यहाँ पे जिसने भी पैसे लगा के रखे होंगे उसका पैसा यहाँ पे 50% खराब हो गया था। पर उसके बावजूद भी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक था तो इसने तुरंत रिकवरी कर ली। कैसे करी? ये देख लीजिए, यहाँ से 5-6 कैंडल्स नीचे बनी है और 5-6 कैंडल्स ऊपर बनी है, यानी कुल मिला के 10 महीने के अंदर ही स्टॉक अपना वापस आ गया है। और उसके बाद छोटे मोटे अपने ट्रेंड और करेक्शन करते 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 ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ऑल टाइम हाई पर चलने वाले स्टॉक्स वो होते हैं जो हमेशा अप ट्रेंड में चल रहे होते हैं। तो जब भी हम मार्केट में किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो हमें ये नहीं डरना चाहिए देख के कि ये 50% गिर गया कि 70% गिर गया। हमें थोड़ा रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ता है। इस तरह की कंडीशनें कभी भी आ सकती हैं और आती ही रहती हैं। तो इस टाइम की सिचुएशन में सब लोग अपने सामान को बेचना चाहते हैं, पर उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी खरीदारी करके हम फ्यूचर में अच्छे गेंस ले सकते हैं। पर शर्त यह होनी चाहिए कि जो भी स्टॉक में आप पैसे लगाएं वो एक अप ट्रेंड का स्टॉक होना चाहिए। इसमें आपके फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मान लीजिए कि आप इस गिरावट से जस्ट पहले इस जगह पर अगर आप इन्वेस्टेड होते तो भी 10 महीने के अंदर आपका रेट वापस आ जाता। तो ऐसा बहुत कम होगा कि आप किसी अप ट्रेंड के स्टॉक में फंस जाएं और वो रेट आपके कभी वापस ना आए। इसलिए हमेशा अप ट्रेंड के स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने में ही भलाई रहती है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, ये भी सन 2000 से लेकर के अब तक का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं ये एशियन पेंट की तरह एकदम सीधा सीधा तो ऊपर नहीं गया, ये शुरुआत में तो जा रहा था। ये देखिए 2008 तक तो गया। 2008 में जैसे एशियन पेंट में हमने डिप देखा था, ऐसे यहाँ पे भी हमने डिप देखा। अब ये रिलेटिवली थोड़ा सा वीक स्टॉक था, इसलिए इसने इस स्टूडेंट ने यहाँ पे नंबर कम बनाए हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये 800 रुपये का स्टॉक था और ये नीचे गिर के लगभग 260 के आसपास आ गया। तो ये 50% से ज़्यादा नीचे गिर गया था। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आगे के लगभग 10 साल तक इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। 2009 से लेकर के 2019 की स्टार्टिंग तक आप ये मान लीजिए, यहाँ तक इसने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी और एक रेंज में ही बना रहा। उसके बाद अचानक से इसके अंदर इंप्रूवमेंट आया और ये स्टॉक फिर से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ये स्टूडेंट पिछले स्टूडेंट जैसा तो अच्छा नहीं है, पर रिलेटिवली इतना खराब भी नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आयशर मोटर का चार्ट है और ये वही कंपनी है जो बुलेट बाइक बनाती है। तो इसका भी सन 2000 से लेकर के अब तक का चार्ट हमने यहाँ पे शो किया है। इसमें आप देख पाएंगे कि ये 2016 तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अब ट्रेंड में ही जा रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने सन 2000 में जब इसकी वैल्यू 3 रुपये के आसपास चलती थी, वहाँ से ये 1100 रुपये तक पहुँच गया। तो कितने गुना इसने आपको रिटर्न दिया होगा। पर उसमें देखने वाली ये चीज़ है कि 2004 से लेकर के 2010 तक, यानी कि लगभग 6 साल तक इसने यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। यानी कि इस स्टूडेंट पे हमें ये डाउट आता है कि ये पढ़ाई तो अच्छा करता है, फिर कुछ सालों के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। तो क्या अब वैसा ही हो सकता है? अब आप देख सकते हैं कि ये जो आगे का जो ऊपर फेस है जो मैंने हाईलाइट किया है, इसके अंदर भी स्टॉक ऊपर जाने की बजाय एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि ये एक रेंज में आ चुका है और ये रेंज की जो स्टार्टिंग थी वो लगभग 2016 के आसपास से हुई है। तो हमें पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से ये मालूम है कि लगभग 6 साल तक ये रुक सकता है। तो यानी 2016 से यदि मैं 6 साल गिनूं तो 2022 के आसपास में हो सकता है ये फिर से चलना शुरू कर दे, क्योंकि इसकी पास्ट हिस्ट्री यही बता रही है। इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इसी तरीके से चलता है और इसके बिजनेस की साइकिल भी इसी तरह की है कि ये कुछ साल तक परफॉर्म नहीं करता है और उसके बाद परफॉर्म करता है। तो इस टाइप का जो स्टॉक होगा उसके अंदर अपॉर्चुनिटी अगले साल या उसके बाद आ सकती है। वो भी हमें तब पता लगेगा जब ये अपसाइड की ओर जाने लगेगा अपने रेंज से बाहर। अशोक लीलैंड का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। इसका भी 2000 से लेकर के अभी तक का चार्ट है। इसके अंदर भी अगर मैं मूवमेंट बोलूँ तो ऊपर की साइड ही है और ट्रेंड अपवर्ड ही है, पर आप देखेंगे कि ये बहुत गंदे तरीके से बिहेव करता है। ये हमेशा ऊपर जाता है, फिर अचानक से एक शार्प करेक्शन देता है, फिर शार्प प्राइस आती है, फिर शार्प करेक्शन, फिर शार्प प्राइस, फिर शार्प करेक्शन। तो इस तरीके से हमारा पैसा जो है बहुत ज़्यादा स्विंग होने लगता है। तो इस टाइप के यदि कैरेक्टरिस्टिक वाले स्टॉक में यदि पैसा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी आगे से थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो इन स्टॉक्स को यदि सबसे पहले वाले स्टॉक यानी कि एशियन पेंट से कंपेयर करके देखें तो इनकी क्वालिटी थोड़ी आपको कम ही दिखाई देगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये शुगर सेक्टर का बहुत बढ़िया स्टॉक है, बलरामपुर चीनी। ये देखिए 2004 से लेकर के 2008 तक, जहाँ तक सारे स्टॉक बहुत अच्छे फेज में चले थे उस टाइम पे, 2008 के बाद इसमें एक करेक्शन शुरू हुई और इसने यहाँ से लेकर के और लगभग 2022 तक यानी 15 साल तक इसने अप्रॉक्स एक रेंज में ही बिता दिया है। इसी में ही ये फ्लक्चुएशन करता रहा। यानी कि अगर मैं इस स्टूडेंट पे बेट लगाना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत रिस्की होगा, क्योंकि ये कई सालों से तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। पर अब अच्छी बात यह है कि इतने साल करेक्शन करने के बाद ये अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसा इस जगह पे इसने अपना रिएक्शन दिया था, सेम उस टाइप का सा रिएक्शन ये आगे आने वाले समय में दे सकता है। और अभी स्टॉक के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग की एक स्टोरी चल रही है। उसमें गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि पेट्रोल के साथ में एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे, जिससे पेट्रोल की खपत को कम किया जा सकेगा। तो जब शुगर मिल्स चीनी बनाते हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट निकल के आता है वो एथेनॉल होता है। तो पहले इसकी ज़्यादा वेस्टेज होती थी, अब गवर्नमेंट इसको अच्छे रेट में खरीदने के लिए प्रोविजन करवा रही है। इस वजह से जितने भी चीनी स्टॉक हैं उनके अंदर इस टाइप का सा आपको एक मूव आता हुआ दिखाई देगा। वो कई सालों से नहीं चले थे पर अभी रिसेंट में चलना शुरू हुए हैं। तो इस टाइप का स्टूडेंट जो कई सालों से नहीं चला है पर पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आप एक गेस करके और जो अभी हाल फिलहाल में जो स्टोरीज चल रही है उसके हिसाब से आप कनेक्ट करके उस ट्रेंड को पहचान सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने एसेट को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं और इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ सालों तक पहले तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुआ करती थी पर अब रिसेंट में उनकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो गई है।
यहाँ देखिए बैंक ऑफ इंडिया की यदि हम बात करेंगे, इसका भी मंथली चार्ट लगा रखा है। 2000 से लेकर के 2012 तक तो बहुत अच्छी रैली में ऊपर जा रहा था। हमें तो लग रहा था कि ये वही वाला स्टूडेंट है जो लगातार ऊपर जाएगा। तो इसने अपना पहला इंडिकेशन कब दिया? जब ये यहाँ से नीचे की तरफ आने लगा। हमने मान लीजिए यहाँ से ये सोचा होता कि जब ये पढ़ना शुरू कर रहा है स्टूडेंट तो ये पहले से ज़्यादा नंबर लेके आएगा, पर हमने इसमें क्या देखा कि ये पिछले हाई को नहीं काट पाया। यानी कि ये जब भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगा तो ये पहले जितना स्टूडेंट नंबर लेके आता था उससे ज़्यादा मार्क्स ये नहीं ला पाया, और उसके बाद फिर हमने बहुत ज़्यादा गिरावट देखी। फिर उसके बाद जब भी इसमें उछाल आया तो ये पिछले जितने नंबर लेके आ पाता था उतने भी नहीं ला पा रहा। फिर यहाँ से एक फॉल आ गया। तो जब भी पहली बार ये वाली घटना घटनी शुरू हुई कि ये अपने हाई के ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आता चला जाए, तो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि इसका जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। यानी ये वही वाला स्टूडेंट है जो बीच बीच में नकल करके तो पास हो जाता है पर उतने नंबर नहीं ला पाता जितने पुराने वो लाया करता था। ऐसे केस में इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो गई है। तो हमको यदि अभी इस पे दांव लगाना हो तो अभी इसमें लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी इसने ऊपर जाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। ऊपर जाने के संकेत तब आएंगे जब ये एटलीस्ट पिछले वाले उछाल से ज़्यादा ये ऊपर चला जाए, यानी कम से कम यहाँ तक आए तो उस केस में ही माना जाएगा। और अगर ये यहाँ से और नीचे जाएगा तो ये चलता ही चला जाएगा। तो इसमें यदि इन्वेस्टेड रहते हैं तो ऐसे स्टॉक में वेल्थ डिस्ट्रक्ट होने लगती है, यानी कि वेल्थ आपकी बढ़ने की जगह घटना शुरू हो जाती है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी एक सरकारी कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इसमें देखिएगा सेम उसी की तरह बहुत अच्छा रनअप आया यहाँ पे, और हम यही सोच रहे थे कि ये अप ट्रेंड में जाएगा। पर उसके बाद फिर क्या हुआ, अचानक से इस कंपनी के फंडामेंटल्स खराब होने लग गए। तो आप देखते जाएंगे कि स्टॉक का प्राइस कैसे यहाँ से आया पर इसके टॉप को नहीं काट पाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया पर ये वाले टॉप को नहीं काट पाया, फिर नीचे आया, फिर इस वाले टॉप को नहीं काट पाया। बस ये धीरे धीरे ऊपर तो आता है पर पिछले टॉप को नहीं काट पाता। फिर ये नीचे आया और अब जो बाउंस लिया है उसमें भी इस वाले टॉप को नहीं काट पाया है। तो आप ये खुद ही देख के पता लगा सकते हैं कि ये बीच बीच में इस टाइप के स्टॉक जो बाउंस ले लेते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं अपने स्टार्टिंग टाइम में इन जगहों पर बाय करके इनमें ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रॉडर ट्रेंड कभी भी नहीं देखते हैं कि स्टॉक एक्चुअल में कहाँ जाना चाह रहा है। हमने अभी जो पहले अप ट्रेंड के स्टॉक्स देखे थे उसके अंदर एक चीज़ ये देखी थी कि यदि हम किसी भी प्राइस पे बाय कर लेते हैं तो कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद हमारा रेट वापस आ जाता है। पर इस केस में आप ये देख रहे हैं कि हमेशा जो रेट है वो नेट में कम होता जा रहा है। कोई भी उछाल आता है तो हमारा वो ओरिजिनल प्राइस वापस नहीं आता। मान लीजिए अगर आप इसमें यहाँ पे फंस गए हों तो ये वाला रेट इतनी आसानी से वापस नहीं आ पा रहा है और ये हमेशा और नीचे लोअर लोज बनाता जा रहा है। तो इस केस में बेटर ये रहता है कि हम इस टाइप की कंपनी से स्विच करके किसी एक ऐसी कंपनी में जाएं जिसका चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो, ना कि नीचे की तरफ। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। वोडाफोन आइडिया का भी यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। इसका अभी फिलहाल 2008 से ही चार्ट अवेलेबल है, तब भी देखेंगे ये पहले अपसाइड की तरफ ही जा रहा था, फिर उसके बाद अचानक से इसमें बहुत ज़्यादा तेज गिरावट आई और 140 का स्टॉक 2 रुपये पर आके रुक गया। तो ऐसे केस में जब इतनी ज़्यादा फॉल हो जाती है कि कैपिटल का 90% तक या 99% तक यदि डैमेज हो जाता है तो उस केस में उन कंपनियों से दूर रहना ही ठीक रहता है, क्योंकि प्राइस तभी इतना ज़्यादा गिरता है जब वाकई में कंपनी में कोई खराबी होती है। या तो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली होती है या बैंकरप्सी की कगार पे होती है या मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड हो जाता है। दोनों ही केस में इस टाइप की गिरावट देखने को मिलती है और इस टाइप की कंपनीज में ऊपर जाने के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। बीच बीच में जैसे हम देखते आ रहे थे उछाल तो आता रहेगा, पर इस लेवल के ऊपर जाके एक नई तेजी जो शुरू होती है वो होना इसमें ना के बराबर है और हमेशा इसमें ट्रैप होने के चांसेस बने रहते हैं। अभी मान लीजिए अचानक से प्राइस यहाँ तक चला भी जाए तो ये वहाँ पे फिर लोगों को फंसा के फिर नीचे आ जाएगा। तो इस टाइप के रिस्की ट्रेड से हमें बच के रहना चाहिए और सिलेक्शन हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। अगला चार्ट देखते हैं। ये येस बैंक का एग्जाम्पल है। इसमें हम सभी को पता है कि 2 साल पहले इसमें एक फ्रॉड हुआ था। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये स्टॉक उसी की तरह पहले जा रहा था ऊपर जैसे पहले स्टॉक्स थे और 2008 में जो गिरावट आई उसके बाद इसमें तुरंत रिकवरी आ गई। उस समय स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, कंपनी अच्छी थी। फिर स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे 50 रुपये से बढ़ता हुआ 500 तक पहुंच गया, लगभग 10 गुना इसने यहाँ से वेल्थ क्रिएट कर दी। उसके बाद एक दिन अचानक से इसने बहुत तेज यहाँ पे गिरावट करी और गिरावट के बाद जो रिकवरी आई वो पिछले वाले टॉप को काट के ऊपर नहीं जा पाई है। गिरावट का साइज बड़ा होना चाहिए, यानी चार्ट पे बड़ा दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। इन छोटी छोटी गिरावटों को काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो छोटी गिरावटें हैं इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। जब भी हम देखेंगे कोई बड़ी गिरावट को ही देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ की गिरावट को भी मैं काउंट करके देखूँ तो यहाँ से गिरने के बाद स्टॉक अपने हाई को काट के ऊपर गया था, तो यहाँ तो अभी अप ट्रेंड चल ही रहा है। पर इस केस में ये देखिए क्या हुआ, पहले स्टॉक बाउंस में ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे काट गया और ये अपना पुराने लो के भी नीचे आ गया। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये इसके ऊपर तो जा ही नहीं पाया।
तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो जो घटिया क्वालिटी के स्टॉक होते हैं या जिनका मैनेजमेंट खराब होता है, उसमें इसी तरह की बहुत बुरी तरह से फॉल आ जाती है अचानक से, और लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं और लोग सोचते हैं हमारा रेट आ जाएगा, पर उनका रेट कभी भी वापस नहीं आता। यहाँ 300 से लेकर के 200 की एक जो रेंज थी, यहाँ पे एक एग्जिट का अच्छा मौका था। अगर कोई आदमी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता तो उसको यहाँ पे समझ में आ जाता कि एग्जिट करना है। और फिर ये देखिए इन्वेस्टमेंट किस तरह से ख़राब होती चली गई। 220 रुपये से स्टॉक नीचे गिरता हुआ 2 साल के अंदर 12 रुपये पर आ चुका है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टॉक्स चुनना चाहते हैं। यदि आप अप ट्रेंड के स्टॉक में बैठेंगे तो हमेशा विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अप ट्रेंड के स्टॉक ही करेक्शंस में यदि नीचे आने लगते हैं तो इसका मतलब है कि जो छोटे मोटे स्टॉक्स होते हैं वो तो और ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक कम गिरते हैं और ज़्यादातर केसेस में उनमें रिकवरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट आती है। अब हमारे एक्सचेंजेस पे 5000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड हैं। इतनी तो कोई एनालाइज अभी नहीं कर पाएगा, पर आप यदि 500 स्टॉक एटलीस्ट आप एनालाइज करके देखना चाहें कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो अपसाइड की ओर जा रहे हैं, तो आप NSE 500 NSE की वेबसाइट पर जाइए और उसमें NSE 500 के नाम से एक शीट डाउनलोड हो जाएगी। उसके अंदर आपको इंडिया की टॉप 500 कंपनीज मिल जाएंगी। उन टॉप कंपनीज के चार्ट्स आप खोल के देखिए मंथली टाइम फ्रेम में, और उसमें आप ट्रेंड देखने की कोशिश करिए कि ट्रेंड ओवरऑल किधर की तरफ जा रहा है। और एटलीस्ट उन कंपनीज को नोट डाउन कर लीजिए जो एशियन पेंट, रिलायंस, इनकी तरह अप ट्रेंड में जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी कंपनीज भी हो सकती हैं जो अप ट्रेंड में जा रही है, उनको भी आप आइडेंटिफाई करके नोट कर सकते हैं। उसमें यदि कोई गिरावट आती है तो वहां पर आप अपनी स्टडी करके वहां पे अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में और डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको इसमें ट्रेंड के बारे में जानकारी मिली होगी कि उसके बेसिस पे स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक अभी QR कोड के रूप में आपको भी दिखाई देगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।